हेलो स्टूडेंट्स। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हमें फूड प्रोवाइड करती है, हमारे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ में हमें फॉरेन करेंसी अर्न करने में भी मदद करती है। इंडिया के लिए एग्रीकल्चर वो प्राइमरी एक्टिविटी है जिससे हमें फूड भी मिलता है, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज भी चलती है, जैसे टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, शुगर मिल्स, सोया मिल्स, ये सारी हमारे इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पे चलती है। और साथ ही साथ में हम इनमें से कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि टी हुआ, जैसे कि स्पाइसेस हुआ, जैसे कि कॉटन हुआ। तो ये सारे प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी भी कमाते हैं। तो एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आज का टॉपिक एग्रीकल्चर पे ही है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और प्लीज इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। एग्रीकल्चर इंडिया में हजारों साल से और भारत दुनिया के अलग अलग सिविलाइजेशन में हजारों साल से होते आ रहा है। इसके अलग अलग टेक्निक्स भी हैं, जैसे हमारी जो पुरानी प्रिमिटिव फार्मिंग की टेक्निक या मेथड है, जिसमें हम लोग पेड़ों को पहले काट के, जंगलों को पहले काट के साफ करते थे और उनको जलाते थे, है ना। इसे हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर टेक्निक कहते हैं। इसमें जंगलों को काटा जाता है और उनको जलाया जाता है और फिर वहां पे उस साफ जमीन के ऊपर वहां पे खेती की जाती है, बीज डाले जाते हैं और फसल उगाई जाती है। फिर कुछ समय बाद वो जगह जब उसमें फसल कम होना शुरू हो जाती है, कुछ साल बाद उसको छोड़कर नई जगह पे चलाए जाते हैं और फिर नई जगह पे वही टेक्निक से जंगल फिर से साफ करते हैं। लेकिन ये टेक्निक अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि इस टेक्निक का नुकसान ये है कि इससे डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई हो रही थी और आप जानते हैं कि अब हमारे पास बहुत कम जंगल यहाँ पर बचे हैं। सेकेंडली, हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस कारण से जो हमारा प्रीमेटिव फार्मिंग है, जो पुराने टेक्निक ऑफ फार्मिंग है, वो अब हमारे रिक्वायरमेंट ऑफ फूड को फुलफिल नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट है एक नए टेक्निक की, जिसे हम लोग इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर हम लोग अलग अलग प्रकार से फसल को उगाते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में उगाते हैं, जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और बाकी इरिगेशन फैसिलिटीज ये सब हम यूज करते हैं। एग्रीकल्चर को और आगे मॉडर्नाइज करने के लिए आजकल बहुत सारी मशीन्स और टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है। जैसे आपने देखा ही होगा कि एग्रीकल्चर में नए नए इन्वेंशंस भी अब आ गए हैं। साथ ही साथ में अब एग्रीकल्चर में फूड क्रॉप्स के साथ साथ कमर्शियल क्रॉप्स भी बढ़ गई है, कमर्शियल फार्मिंग भी बढ़ गई है, जैसे रबर की खेती या बनाना या बैम्बू, ये सारे प्लांटेशन भी अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इसी के विषय में। सबसे पहले क्रॉप पैटर्न की मैं आपको बात करूं। क्रॉप पैटर्न इंडिया में हम लोग 3 सीजन है क्रॉप्स के। पहला है जो कि खरीफ है, जो खरीफ रेनी सीजन जो है, जो इंडिया में जून जुलाई में मॉनसून के साथ शुरू होता है। इसमें राइस, मेज, दाल, सोयाबीन, कॉटन, जूट, जिसमें ज्यादा पानी लगता है, ये सारी फसलें खरीफ में मॉनसून सीजन के टाइम पे लगाई जाती है और ठंड में ये तैयार हो जाती है। अगली जो फसल है दैट इज रबी। रबी कोल्ड सीजन में लगाई जाती है और ये गर्मियों के टाइम तक आते आते ये पक जाती है, जैसे कि अक्टूबर नवंबर में लगाई या दिसंबर में लगाई, जिसमें कि मेन तौर पे वीट हम लोग लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, बार्ले है, मस्टर्ड है, ये सारी चीजें हम लगाते हैं और ये बाद में जाके पक जाती हैं विंटर सीजन के अंदर। तीसरा जो क्रॉप का पैटर्न हमारे यहाँ पे जो तीसरी मेन है दैट इज जेड। ये रबी और खरीफ के बीच में एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ये 2 महीने 3 महीने का जो टाइम पीरियड हमारे पास रहता है, अप्रैल, मई और जून, इसमें ये फसल लगाई जाती है, जिसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर और कुछ अन्य टाइप्स की वेजिटेबल भी हम लोग इसमें ग्रो करते हैं। तो इंडिया के 3 क्रॉप पैटर्न हैं जो कि आप लोगों को मैंने अभी बताया। अब इंडिया में ऐसे तो लगभग सभी प्रकार के क्रॉप्स उगाई जाती है, लेकिन आज हम बात करेंगे मेन टाइप ऑफ क्रॉप्स की। सबसे पहली जो हमारी क्रॉप है दैट इज राइस। ये दुनिया का, बल्कि इंडिया का मेन स्टेपल फूड है, जो कि पूरे भारत में और दुनिया में भी बड़ी मात्रा में ये खाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फूड है।
इंडिया चाइना के बाद राइस का वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसको लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है, दैट इज इसको पानी की आवश्यकता बहुत लगती है, यानी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ पानी गिरता हो और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ पे गर्मी हो, टेम्परेचर रहता हो, वहाँ पे ये उगाया जाता है। लेकिन अगर किसी इलाके में कम पानी गिरता है तो भी इरिगेशन के जरिए ये उगाया जा सकता है, इसको एग्रीकल्चर किया जा सकता है। इंडिया में नॉर्थ के जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, कोस्टल एरिया है, जो डेल्टा रीजन है, ये सारी स्टेट्स इसको उगाते हैं, जिनमें मुख्य तौर पे छत्तीसगढ़ हुआ, उसके बाद में बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, आंध्रा हुआ, साथ में बिहार हुआ, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटी के कारण इसको उगाया जाता है। अगली जो हमारी जो मेन क्रॉप है इंडिया की, दैट इज वीट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये इंडिया की, और इसके लिए पानी कंपेरेटिवली कम लगता है, इसीलिए ये एक रबी क्रॉप्स है जो कि ठंड में लगाई जाती है और ये मार्च तक तैयार हो जाती है, मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाती है। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की रिक्वायर्ड है, और आखिर के समय में इसको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बल्कि ब्राइट सनलाइट की, गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ये मार्च अप्रैल में जब गर्मी तेज हो जाती है तब जाके ये फसल पक जाती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, ये सभी इसके मेन स्टेट्स हैं जहाँ पे किसकी खेती होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे और भी क्रॉप्स हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा इंडिया में उगाया जाता है। साथ ही साथ में पल्सेस भी हमारे इंडिया में उगाई जाती है। दालें, भारत की सेकंड सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी इंडिया है पल्सेस का, और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी इंडिया ही है। हम कई प्रकार की दाल, जैसे कि तुअर, मूंग, उड़द और मसूर की दाल हम लोग इंडिया में उगाते हैं, जो कि एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में उगाई जाती है। अब एक और कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो है शुगर केन। शुगर केन एक वैसे तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील के बाद में, और ये कई प्रकार की चीज़ों का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। जैसे अगर शुगर है, गुड़ है, ये सारी चीज़ें इससे शुगर से ही बनती है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सभी जगहों पे इसकी खेती बहुत संख्या में होती है। अगला है ऑयल सीड्स। इंडिया में कई प्रकार के ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट हुआ, मस्टर्ड हुआ, कोकोनट हुआ, सिसमीज यानी तिल हुआ, सोयाबीन हुआ, सनफ्लावर हुआ। इंडिया चाइना के बाद ऑयल सीड्स में वर्ल्ड का सेकंड बड़ा प्रोड्यूसर है, और इसमें से ज़्यादातर ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा, जो हमारी टोटल ऑयल सीड्स हैं उसमें हाफ जो प्रोडक्शन है वो मूंगफली यानी ग्राउंडनट्स का होता है, जिसमें नंबर 1 पे गुजरात है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे है, तमिलनाडु इसके बाद आता है। इंडिया में बेवरेजेस में चाय उगाई जाती है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में चाय इंट्रोड्यूस करी थी, और आज वर्ल्ड का इंडिया थर्ड सबसे बड़ा कंट्री है, जिसमें चाइना है नंबर 1 पे, इसके अलावा सेकंड नंबर पे टर्की आता है, और इंडिया नंबर 3 पे आता है। चाय जो है, जो टी है, ये आसाम के हिल्स में, उसके बाद दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश और कई अन्य स्टेट में भी अब इसको उगाना स्टार्ट किया गया है। अगली जो चीज़ है दैट इज़ कॉफ़ी, जो कि एक अगेन बेवरेज क्रॉप है। ये वास्तव में अरेबिक कॉफ़ी हमारे इंडिया में उगाई जाती है, जो यमन से लाके यहाँ पे लगाई गई है, और ये कम स्टेट्स में लगाई जाती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु यहाँ पे उगाई जाती है। स्पेशली कर्नाटक के नीलगिरी जो है माउंटेन रेंज, उसमें इसको बहुत अच्छी क्वांटिटी में उगाया जाता है। अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स जब आप वेजिटेबल्स और फ्रूट प्रोड्यूस करते हो, तो दुनिया में इंडिया सेकंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स का, आफ्टर चाइना, और फ्रूट्स का भी। यहाँ पे कई प्रकार के फ्रूट्स आपको मिलेंगे, मैंगोज, ऑरेंजेस, बनाना, गावा, लीची, एप्पल, पाइनएप्पल, वॉलनट्स, कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स भी आपको यहाँ पर उगाए जाते हैं। वर्ल्ड में जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं उसमें भी इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। लगभग 13% ऑफ वेजिटेबल्स इंडिया में उगाए जाते हैं, वर्ल्ड में जितनी भी वेजिटेबल्स उगती हैं, जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। मुख्य तौर पे जो आपको बताऊंगा, अनियंस है, टमाटो है, कैबेज है, ब्रिंजल है और पोटैटो है, और भी कई प्रकार की सब्जियां इंडिया में उगाई जाती हैं। हम नॉन फूड क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो रबर हमारे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, जिसके लिए खूब बारिश भी लगती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा,
और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा का इसमें टेम्परेचर लगता है। नॉर्मली ये सदर्न स्टेट में ज़्यादा उगाया जाता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार में इसकी प्लांटेशंस, इसके बगीचे लगाए जाते हैं और फिर ये बनाया जाता है। फाइबर क्रॉप्स की मैं बात करूं तो दो मेन फाइबर क्रॉप्स इंडिया में उगाए जाते हैं। सबसे पहला है कॉटन। कॉटन इंडिया का ही एक मेन होम क्रॉप है जो टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल देता है। इसके लिए कम पानी, ज़्यादा पानी और ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सभी जगह पे ये उगाया जाता है। जूट सेकंड नंबर का एक हमारा फाइबर क्रॉप है जिसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए और साथ में ज़्यादा लेबर भी चाहिए। इससे कई चीज़ें बनाई जाती है जैसे कि बैग्स हैं, रोप्स हैं, यान है, कारपेट है, पैकिंग मटेरियल है। अधिकतर आपको ये गंगा के बेल्ट में मिलेगा, उगेगा। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और मेघालय में भी जूट उगाया जाता है। एग्रीकल्चर ऐसे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी जब आज़ादी हमको मिली आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसका कंट्रीब्यूशन इंडिया के इकोनॉमी में लगातार घटता जा रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर आज एक चैलेंजिंग सिचुएशन में है क्योंकि इंडिया के जो गवर्नमेंट्स है अब उनका इस इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में, रूरल रूट्स, मार्केट मैकेनिज्म, इन सब में अब थोड़ा सा कम इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। साथ में इंटरनेशनल कंपटीशन भी इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक चैलेंज है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।